कहानी की शुरुआत में हमें डिमोनिक मार्शल अलायंस के सामने यंग मार्शल आर्टिस्ट की एक बहुत बड़े क्राउड को दिखाया जाता है। जिस चीज को देखते हुए अचानक से ये गेट के ऊपर कहने लगता है कि व्हाट द फक, इतना ज्यादा क्राउड किस चीज की वजह से है। तो उसके पीछे खड़ा हुआ थोड़ा सा बुढ़ा और एक्सपीरियंसफुल गार्ड उसे बताता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर भीड़ तो लगेगी ही, क्योंकि डिमोनिक मार्शल अलायंस सभी लोगों के बैकग्राउंड को नजरअंदाज करते हुए उस बंदे के टैलेंट को देखकर उसे यहाँ पर एडमिट कर लेती है। तो ऐसा कौन ही बंदा होगा जो कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खोना चाहेगा। जिस चीज को सुनते हुए वो गार्ड भी कहने लगता है कि डैम, अगर मैं भी थोड़ा सा यंग होता तो इस चीज के लिए साइन अप कर देता। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो बुढ़ा गार्ड किसी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगा, क्या यहाँ पर कोई मर गया है। तो दूसरा गार्ड हंसते हुए कहने लगता है कि अबे तू क्या कह रहा है, अभी तो टूर्नामेंट टूर्नामेंट शुरू भी नहीं हुआ तो कोई कैसे मर सकता है। जिस पर वो बूढ़ा उसे समझाता हुए कहने लगता है कि मैंने ये बात इस वजह से की है क्योंकि यहाँ पर एक मोर्टिशियन क्या कर रहा है, और मोर्टिशियन डेड बॉडी को जलाने या फिर दफनाने वाले को कहते हैं। और यहाँ पे ये मोर्टिशियन कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो कि सामने की तरफ काफी ज्यादा गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगा, ग्रैंडफादर, अब ये शुरू होता है। एंड फिर इसी के साथ बियॉन्ड सोल यानी कि हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट हमें बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने जब मुझे उस स्नोई फील्ड से उठाया था तब उन्होंने मुझे ये प्यारा सा नाम दिया था। जिसके साथ ही हमें छोटे योनसल उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जा रहा था, जहां हम देखते हैं कि योनसल किसी डेड बॉडी को देखने के साथ ही उसकी मार्शल आर्ट्स का भी अंदाजा लगा लेता है। ये यकीनन हेवन कटिंग सो टेक्निक का मास्टर होगा। जिस पर उसके ग्रैंडफादर की पूछने पर कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो योनसल उन्हें बताता है कि बेशक ये देखने में स्किनी हो लेकिन इसकी लेफ्ट लेग अनयूजुअल तरीके से काफी ज्यादा डेवलप्ड है। जिस पार्ट ऑफ बॉडी का ताकतवर होना ही हेवन कटिंग सोर्ड का बेसिक ट्रेट होता है। जिस चीज को देखते हुए ग्रैंडफादर काफी ज्यादा खुश होकर कह रहे थे, योनसन तुम सच में काफी ज्यादा काबिल मोर्टिशियन हो। और इसी के साथ साथ पीछे की तरफ से वॉइस ओवर में योनसल हमें बता रहा होता है कि क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर एक मोर्टिशियन थे तो उनका पीछा करते हुए मैंने भी सब कुछ सीख लिया था। और बेशक ये काम काफी ज्यादा गंदा, एग्जॉस्टिंग और बहुत ही ज्यादा अजीब था, लेकिन फिर भी जब तक मेरे साथ मेरे ग्रैंडफादर हैं मैं कुछ भी कर सकता था। एटलीस्ट वो दिन नहीं आ गया। और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें योनसल और उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंडफादर अभी सोने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक से बाहर की तरफ से जब जोर जोर से आवाज चलने लगी। पहले तो काफी ज्यादा कैजुअली बाहर की तरफ देखते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए। ऐसा कहा जाता है कि गुड इंटेंट वाले लोग काफी ज्यादा कम आते हैं, लेकिन जो लोग तुम्हारे पास खुद चलकर आते हैं वो गुड इंटेंट के साथ नहीं आते। यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई तो आ चुका था। और ये कहने के साथ ही ग्रैंडफादर योनसल को उठाते हुए उसे ऑफ साइडिंग गेम खेलने के लिए कहने लगते हैं, जिस पर पहले तो योनसल काफी ज्यादा हैरान हुआ कि इस वक्त, लेकिन फिर ग्रैंडफादर के कहने पर कि अगर तुम मेरे साथ इस गेम को खेलोगी तो मैं तुम्हें सेरेमोनियल रोब और एक स्वॉर्ड दिला दूंगा। योनसल काफी ज्यादा खुश होकर इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि योनसल को उस कोफिन में बंद करते हुए उसके ग्रैंडफादर सारी रात उसी कोफिन में रहने को बता रहे थे, जिस पर योनसल क्या सुबह तक, लेकिन ग्रैंडफादर उस कोफिन को बंद कर अपने स्वॉर्ड उठाकर बाहर की तरफ आ जाते हैं। और ग्रैंडपा का बाहर आना ही था, अचानक से एक मिस्टीरियस आवाज करने लगी, तुम यहाँ पर चूहों की तरह क्यों छुपे हुए हो। लेकिन उस मिस्टीरियस पर्सन को यहाँ पर देखकर ग्रैंडफादर काफी ज्यादा गुस्से में थे, लेकिन वो मिस्टीरियस पर्सन हमारे ग्रैंडफादर की तरफ देखते हुए कह रहा था, ऐसा ही है ना सेवन ब्लडेड डीमन बूजान यांग, यानी कि हमारे ग्रैंडफादर का नाम बूजान यांग है, जिसे कि मैं ग्रैंडपा बू कहने वाला हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस मिस्टीरियस पर्सन के मुंह से अपना नाम सुनने के बाद ग्रैंडपा बू काफी ज्यादा इंटेंस होकर कह रहे थे, काफी अर्से के बाद इस नाम को सुनकर मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। लेकिन अचानक से एक ग्रैंडपा बू का ओपोनेंट काफी ज्यादा गुस्सा होकर उन पर अटैक करने के लिए बढ़ते हुए कह रहा था, तुम डीमन हाल की वाइस लीडर की सीट को मना करने के बाद ये लोली काम कैसे कर सकते हो। ये कहते हुए वो ग्रैंडपा बू पर हमला कर देता है, लेकिन उस मिस्टीरियस पर्सन की उस अटैक को अपने नेक हैंड से रोकने के बाद ग्रैंडपा बू एक काफी ज्यादा डैशिंग लुक देते हुए कहने लगे, मैं इस मोर्टिशियन का काम सर्वाइव करने के लिए नहीं बल्कि अपने गुनाहों का कुफारा करने के लिए कर रहा था। और ग्रैंड बाबू का उसके अटैक को इसी तरह ब्लॉक करने की वजह से वो पर्सन काफी ज्यादा पुरजोश हो चुका था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि ग्रैंड बाबू कहने लगते हैं कि हम इस फाइट को कहीं और पर ले जाते हैं जिसके बदले में तुम मेरी जान ले लेना। जिससे इसको सुनकर वो मिस्टीरियस पर्सन काफी जोर जोर से हंसने लगता है, चलो ठीक है लेकिन भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। यानी कि योनसो को बचाने के लिए ग्रैंडपा अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार थे। लेकिन इसी के साथ सही शिफ्ट होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि काफी देर उस कॉफिन में रहने के बाद जोनसल अपना पूरा जोर लगाकर उस कॉफिन के दरवाजे को खोल देता है। हाँ, और ज्यादा नहीं करा हो जा रहा, मुझे वो सेरेमोनियल रोब और स्वॉर्ड चाहिए थे, लेकिन काफी ज्यादा ठंड है यार। ग्रैंडफादर वो कहाँ गए? पहले तो ऐसा कभी नहीं किया, क्या उन्हें दोबारा से मजिस्ट्रेट ऑफिस बुला लिया गया है? हाँ छोड़ो, वैसे भी किसी मोटिशियन को ह्यूमन की तरह ट्रीट ही नहीं किया जाता। कहते कहते जैसे ही बाहर आकर बाहर का नजारा देखता है तो अचानक से ही काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि बाहर की तरफ काफी ज्यादा तबाही हो चुकी थी। जिस चीज को देखकर योनसुल काफी घबरा कर सामने की तरफ भागने लगता है, लेकिन अचानक से भागते भागते किसी जगह पर रुक कर काफी ही ज्यादा हैरान हो गया। और फिर इसी के साथ में ग्रैंडपा बू को दिखाया जाता है जिनकी हालत काफी ही ज्यादा खराब थी, यानी कि उनकी दोनों आंखें निकालने के साथ साथ उनकी दोनों हाथ भी उखाड़ लिए गए थे। जिस चीज को देखकर योनसुल काफी ज्यादा घबरा कर ग्रैंडपा योंग के पास पहुंच जाता है। कैसे ये आपके साथ
ये कैसे हुआ? और जॉनसन को अपने पास करके जो कि इनकी इस हालत को देखकर काफी ज्यादा रो रहा था। ग्रैंडपा बू जॉनसन से माफी मांगने लगते हैं। जॉनसन, मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मुझे जाना होगा, और अगर मैं मर गया तो तुम एक मोटिवेशन का काम मत करते रहना। और ग्रैंडपा को इस तरह खून की उल्टियां करता हुआ देखकर जॉनसन और भी ज्यादा घबरा चुका था। ग्रैंडफादर, इस तरह की बातें मत करें। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, मेरी बात कान खोलकर सुनो, रिवेंज के बारे में कभी मत सोचना। जिस पर योंगसल, जो कि पहले ग्रैंडपा की इस हालत को लेकर जोर जोर से रो रहा था, अचानक से ही काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगा, नहीं, जिन लोगों ने भी आपके साथ ये किया, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन इसी के साथ आगे कहने लगता है कि अगर आप नहीं चाहते कि मैं उनसे बदला ना लूं, तो मैं मौत के बाद भी आपको ही फॉलो करना चाहता हूं, क्योंकि आपने ही मुझे बताया था कि आफ्टर लाइफ इसी जिंदगी की तरह होती है। तो मैं आफ्टर लाइफ में भी आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में आपके बगैर रहना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब योंगसो की इन सभी बातों को सुनने के बाद ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि इस योला, मेरी तुमसे एक ही लास्ट रिक्वेस्ट है कि यहाँ से दूर चले जाओ, और हमेशा इस चीज को याद रखना कि जो टाइम मैंने तुम्हारे साथ गुजारा वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त था। और यही ग्रैंडपा बू के लास्ट वर्ड होते हैं, और ये कहते हुए ग्रैंडपा बू मारे गए, जिस चीज को देखकर योंगसो काफी ही ज्यादा घबरा चुका था और काफी ज्यादा डरी सहमी हुई आवाज में कहता है, ग्रैंडफादर। एंड फिर इसी के साथ से शिफ्ट होता है और हमें थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां ग्रैंडपा की इस मौत की वजह से योंगसो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। और फिर उनकी बॉडी की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि ग्रैंडपा ने मुझे बदला ना लेने के लिए इसी वजह से कहा था, ताकि आप मरने के बाद भी मुझे प्रोटेक्ट कर सकें। और ये कहते कहते अचानक से ही काफी गुस्सा होकर कहने लगा, लेकिन मैं उन्हें माफ कैसे कर सकता हूँ? और इस बात को भी कहते हुए उसे गुस्सा तो काफी ज्यादा आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। एंड इसी के साथ ही काफी ज्यादा अच्छा मोटिवेशन होने की वजह से उसे ग्रैंडपा की बॉडी को एनालाइज करने के बाद काफी कुछ मालूम हुआ था, जिसके बारे में हमें बताते हुए कहने लगता है कि उनके दोनों बाजू काफी ज्यादा क्लियरली नीचे की तरफ से काटे गए थे, जिसके साथ साथ वो स्वॉर्ड स्ट्रोक उनकी आंखों में भी जा लगी। जिस चीज को इमेजिन करते हुए योंगसो काफी ज्यादा गुस्सा होकर हमें बताता है कि वो यकीनन रोड्स की उस स्वॉर्ड टेक्निक होगी, यानी कि एक डिमोनिक टाइप स्वॉर्ड आर्ट, क्योंकि उसी तरह की स्वॉर्ड टेक्निक्स इस तरह के बॉन्ड्स बना सकती हैं, जिस टेक्निक के साथ साथ हेवनली योगा आर्ट भी इस्तेमाल किया गया था, ताकि फ्लैश और मसल को काफी ज्यादा आसानी से कंट्रोल कर सके। एंड इसी के साथ पीछे की तरफ से 90 से ज्यादा वेपन्स की अटैक्स हुए हैं, लेकिन 10,000 ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक भी सिर्फ 66 ही स्कार देती है, यानी कि ग्रैंडपा पर हमला करने के लिए किसी ने इस डिवाइस का इस्तेमाल किया था। और इसी के साथ साथ जुबान और नाखूनों का डिस्कलरेशन होना रोटन फ्लैश डिकेड ब्लड क्लास के एक्सट्रीम टॉक्सिन को इस्तेमाल करने की वजह से हुआ है। और इस सभी चीजों को जानने के बाद कि एक ऐसा पर्सन जो कि हेवनली योगा आर्ट को इस्तेमाल कर सकता है और जिसके पास एक इस डिवाइस होने के साथ साथ एक्सट्रीम टॉक्सिन ऑफ द रोटन फ्लैश डिकेड ब्लड लाइन भी है, वो यकीनन डिमोनिक पाथ पर चलने वाला ही पर्सन होगा। जिस तरह के लोग काफी ही कम पाए जाते हैं, तो मैं यकीनन उसे ढूंढ निकालूंगा। और ये कहते हुए योंगसो खून के आंसू रो रहा था। लेकिन इसी के साथ से इन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि योंगसो लीवन एग्जाम के लिए साइन अप कर रहा था, और योंगसो को उस फॉर्म को भरते हुए देखकर वही गार्ड काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन ही मन में सोच रहा था, ब्लेजिंग सनसेट फिर से? क्या ये कोई पासिंग कार्ड है? खैर जो भी है, जिस तरह की इसकी बॉडी है, ये काफी ज्यादा जल्दी मारा जाएगा। और फिर अचानक से योंगसो के थोड़ा सा करीब जाते हुए कहने लगा, हेलो बच्चे, अगर तुम रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते तो यहाँ से जा सकते हो। लेकिन अचानक से जब उसने योंगसो की आंखों की तरफ देखा तो काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि योंगसो की आंखों में बदले की आग लगी हुई थी, और काफी ज्यादा गुस्सा में अपना अंगूठा काटते हुए उस फॉर्म पर साइन कर देता है। जिस वक्त मेरे ग्रैंडपा मारे गए थे, उस वक्त मेरी जिंदगी भी खत्म हो गई थी। एंड फिर इसी के साथ हमें ऑर्थोडॉक्स एंड अनऑर्थोडॉक्स सेट की काफी अरसे से चली आ रही उस वार के बारे में बताया जाता है, क्योंकि जहां एक तरफ ऑर्थोडॉक्स फैक्शन में हर किसी के साथ इंसाफ किया जाता है, तो दूसरी तरफ अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन में सिर्फ ताकत ही रूल करती है। जिन दोनों फैक्शन के दरमियान छोटी मोटी लड़ाइयां तो होती रहती हैं, लेकिन काफी अरसे से एक बैलेंस भी मेंटेन है। और क्योंकि ऑर्थोडॉक्स फैक्शन इस बैलेंस को ओवरकम करना चाहता था, तो उनकी तरफ से 18 जॉइंट सक्सेसर सामने आए, जिस चीज को खतरा समझते हुए अनऑर्थोडॉक्स सेल ने भी अपने आप को पावरफुल करने के लिए 10 डेमन सक्सेसर एग्जाम को शुरू कर दिया, जिस एग्जाम का मकसद 10 प्रोडिजीज को इकट्ठा करके उन्हें 10 डिमोनिक सेट के मार्शल आर्ट्स को सिखाना था। और क्योंकि इस एग्जाम के लिए कोई भी साइन अप कर सकता है, तो मार्शल वर्ल्ड के काफी तरह यंग मार्शल आर्टिस्ट इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं। एंड इसी के साथ में योंगसो को दिखाया जाता है, जो कि बाकी सभी लोगों की तरह ही एक किस्म के एग्जामिनेशन हॉल में इकट्ठा हो गया था। जिन सभी मार्शल आर्टिस्ट को देखने के बाद जिन अपने मन ही मन में कहने लगता है कि इन लोगों में से कुछ में से मुझे काफी ज्यादा अजीब सी वाइब आ रही है, लेकिन इसी के साथ काफी ज्यादा गौर से उन सभी लोगों को देखते हुए अपने मन ही मन में ये भी सोच रहा होता है कि क्या इन लोगों में से कोई मेरे ग्रैंडफादर की डेथ से रिलेटेड हो सकता है। और एक पर्सन को देखते हुए जो कि ग्रैंडपा बू को मारने वाले शख्स की तरह ही लग रहा था, अपने मन ही मन में कहने लगता है कि ये बंदा यकीनन एक इमेजिनेबल मास्टर होगा, जिस बंदे के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए मुझे उसी की तरह ही एक मास्टर बनना होगा। लेकिन बिना किसी सेक्ट और मार्शल आर्ट के ये पॉसिबल नहीं है, तो मुझे एक डीमन सक्सेसर बनना ही होगा, क्योंकि ताकतवर बनने का यही रास्ता है। योंगसो अपने मन ही मन में इस सब को सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर डिमोनिक हॉल का चीफ इंस्ट्रक्टर आने लगा। मैं हूँ डिमोनिक हॉल का चीफ इंस्ट्रक्टर ह्यूक रियोन। और इस बंदे को यहाँ पर देखकर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट काफी ज्यादा हैरान
हैरान हो चुके थे। और इस बंदे को मैं चीफ इंस्पेक्टर कहने वाला हूँ, लेकिन इसका नाम भी याद रख लेना, शायद आगे जाकर काम आ जाए। खैर इसी के साथ हम देखते हैं कि चीफ इंस्पेक्टर उन सभी लोगों को बताने लगते हैं कि इस जगह पर डीमन पार्क के ग्रेटेस्ट प्रोडिजीज को चुना जाएगा और सिर्फ वही लोग जो कि मेन हॉल की तरफ से प्रिपेयर किए गए इन सभी गेट्स को क्लियर करेगा वही डीमन सक्सेसर कैंडिडेट बन सकता है। और इसकी आवाज में इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि कुछ लोगों को तो वहाँ पर खड़े होने में ही दिक्कत हो रही थी। और फिर इसी के साथ चीफ इंस्पेक्टर उन सभी लोगों को उनके फर्स्ट गेट यानी कि उनके फर्स्ट एग्जाम के बारे में बताता है कि फर्स्ट एग्जाम को क्लियर करने के लिए उन सभी लोगों की बोन्स और मसल का अच्छे तरीके से डेवलप होना जरूरी है। और फर्स्ट गेट को क्लियर करने की इस कंडीशन को देखकर काफी लोग परेशान और काफी ज्यादा गुस्सा भी हो चुके थे, लेकिन फिर भी फर्स्ट गेट को क्लियर करने के लिए इन्हें इस चीज का चेकअप तो करवाना ही था। जहाँ हम देखते हैं कि कुछ एग्जामिनर्स की नीयत सही नहीं होती क्योंकि उसका हाथ किसी और ही जगह पर था, लेकिन उस मसल और बंदे को पास करने के बाद अगला नंबर हमारे योन सोल का था, जो कि इन सभी चीजों को देखते हुए अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं इस चीज को पास कर लूं तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन बोन्स एंड मसल। और क्योंकि अपने योनसोल का नंबर आ चुका था तो एक एग्जामिनर उसके पास आते हुए उसे चेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए जैसे ही उसकी बॉडी को चेक करता है तो काफी ज्यादा हैरान हो गया है ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि इसकी बोन्स एंड मसल्स तो पूरी तरह से रियोन है और इतनी ज्यादा गंदी बॉडी के साथ ये लड़का यहाँ पर करने क्या आया है। लेकिन इसी के साथ जॉनसोल की बॉडी से निकलते हुए उस किलिंग इंटेंट को फील करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन इसकी बॉडी से निकलता हुआ ये किलिंग इंटेंट काफी ज्यादा खतरनाक है। मगर फिर आगे बढ़ते हुए अपने मन ही मन में कहने लगा कि इस चीज की वजह से मैं ऐसे पास तो नहीं कर सकता। और इस एग्जामिनर को कुछ भी कहे बगैर यहाँ से जाता हुआ देखकर जॉनसोल बिल्कुल भी शौक नहीं होता, क्योंकि उसे पहले से अंदाजा था कि वो यहाँ पर फेल ही होने वाला है, क्योंकि अब तक उसने सिर्फ डेड बॉडीज को साफ करने के बारे में ही सीखा था और फिर खुद भी अपनी बॉडी को हाथ लगाते हुए हाँ मुझे पता ही था कि मैं पास नहीं होने वाला, लेकिन उसका इतना गंदा रिएक्शन किस वजह से था। एंड फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद फर्स्ट गेट का एग्जाम खत्म हो जाता है, जहाँ एक बंदा फर्स्ट गेट में फेल होने की वजह से जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, अगर डीमन सक्सेसर सिर्फ और सिर्फ बोन्स और मसल को चेक करके चूज किया जाना था तो इस कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज कराने की जरूरत ही क्या थी। ये चीज मैं नहीं मानता, यह चीज अनफेयर है। जिस बंदे की इन सभी बातों को सुनने के बाद चीफ इंस्ट्रक्टर कहने लगते हैं कि अनफेयर मार्शल आर्ट सीखने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोन्स एंड मसल ही होती है। और इसी के साथ मेन हॉल ने इस कॉन्टेस्ट को इस वजह से ऑर्गेनाइज करवाया है ताकि जगह जगह से काफी ताकतवर प्रोडिजीज को इकट्ठा कर सके, और तू जो कि इस बेसिक बोन टेस्ट को भी पास नहीं कर पाया वो अनफेयरनेस की बात करता है। जिन सभी बातों को सुनने के बाद उस बंदे के कहने पर कि हमें एक और सांस तो देना ही चाहिए, तो चीफ इंस्ट्रक्टर अपना प्रेशर रिलीज करते हुए जिसमें कि उस बंदे को खड़ा होना भी काफी मुश्किल हो रहा था, चिंता मत कर क्योंकि सेकंड स्टेज में प्रोडिजीज को उनकी मार्शल आर्ट्स की बना पर चुना जाएगा, बेशक उस बंदे की बोन्स और मसल्स कितनी ही ज्यादा कमजोर क्यों ना हो। और ये कहने के साथ ही पीछे की तरफ मुड़ते हुए उन सभी लोगों को सेकंड गेट के एग्जाम के बारे में बताने लगता है कि अभी से तुम सभी लोगों को उस वक्त तक लड़ना होगा जब तक तुम में से सिर्फ एक ही बंदा जिंदा ना बच जाए। जिस चीज को सुनना ही था वहाँ मौजूद सभी लोगों के दरमियान डर की लहर फैल जाती है, और जहाँ इस चीज को सुनकर कुछ लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे तो वही लड़का अपने स्पेयर को काफी ज्यादा मजबूती से थामते हुए किसी तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर ऐसा है तो मुझे खुद सर्वाइव करने के लिए दूसरे लोगों को मारना होगा। और अपने मन में ये कहते हुए वो योनसोल की तरफ ही देख रहा था, काफी तेजी से अपने स्पेयर को योनसोल की तरफ तानते हुए उसकी तरफ हमला कर देता है। अगर ऐसा है तो इस मौत के खेल को मैं ही शुरू करूंगा। और उस स्पेयर को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर योनसोल भी काफी ही ज्यादा घबरा चुका था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस पर्सन की तरफ से फेंका गया वो स्पेयर किसी को लग जाता है, और ये कारनामा करने के बाद वो बंदा जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था, At last, आज के दिन में तुम्हें मार पाऊंगा जोकरोंग। एंड इसी के साथ हम देखते भी हैं कि वो स्पेयर अपने योनसोल को नहीं बल्कि उसके साथ ही खड़े हुए दूसरे लड़के को लगा था, जो कि उस फेटल अटैक की वजह से वहीं पर मारा जाता है। और इस बंदे को इस तरह मरता हुआ देखकर वहां पर मौजूद बहुत सारे लोग काफी हैरान हो चुके थे। इसने तो सच में एक बंदे को मार दिया, लेकिन उस मरे हुए बंदे के साथ खड़े होने के बावजूद भी योनसोल बिल्कुल भी घबराया नहीं था। एंड इसी के साथ उस बंदे की उस अटैक के बारे में सोच रहा होता है कि इस बंदे ने इसकी रिप्स को अवॉइड करते हुए सीधा हार्ट की तरफ निशाना लगाया, यानी कि इसका मतलब है कि इसकी बहुत बेशक वीक है, लेकिन इसकी रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी काफी ही ज्यादा कमाल की है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लड़का दूसरे लड़के को मारने के बाद काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, अगर कोई और भी इस तरह मरना चाहता है तो मेरे ऊपर हमला करके देख सकता है। और उस लड़की की इस करतूत को देखकर चीफ इंस्ट्रक्टर भी कहने लगते हैं कि स्किल्स थोड़ी बहुत अच्छी है लेकिन दिमाग से बिल्कुल ही पैदल है, यानी कि जैसा मैंने सोचा था ये एक कचरा है। जिस चीज को सुनकर उनके पीछे खड़ा हुआ एक एग्जामिनर अपने मन ही मन में सोचने लगता है, एक फाइट में अगर तुम इस तरह की कोई हरकत करोगे तो तुम सभी लोगों के लिए एक डेंजरस थ्रेट बन जाओगे, जिस चीज की वजह से सभी सबसे पहले तुम्हें ही मारने के बारे में सोचेंगे। यानी कि ये काम करके उस लड़के ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। एंड इसी के साथ हमें दोबारा से उन सभी लोगों की तरफ लाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग तो काफी ज्यादा डर से हमें खड़े हुए थे, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि काफी ज्यादा वाइजली एक्ट करते हुए एक साइड पर आकर खड़े हो जाते हैं, जिनमें अपना योनसोल भी था। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि मूल का एक खेल शुरू हो जाता है, जहाँ कुछ लोग तो इस चीज की वजह से काफी ज्यादा पैनिक करके मारे जा रहे थे, तो कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए सभी लोगों को मारे जा रहे थे। लेकिन अचानक से कुछ लोगों को देखकर चीफ इंस्ट्रक्टर जोर जोर से हंसने लगे, जिस चीज की
जिसकी वजह से पहले तो वो एग्जामिनर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन जब उसने भी योनसोल और उस दूसरे लड़के को देखा तो थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, ओहो लगता है कि यहाँ पर कुछ समझदार लोग भी हैं। एंड फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि योनसोल उन सभी लोगों को इस तरह पागलों की तरह लड़ता हुआ देखकर अपने मन ही मन में कहने लगता है, ये लोग पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, क्योंकि मौत के डर की वजह से ये लोग अपने यहाँ पर आने का असली रीजन ही भूल चुके हैं। और जैसा कि चीफ इंस्ट्रक्टर ने हमें बताया था कि एट द एंड सिर्फ एक ही बंदा सर्वाइव कर सकता है, तो इसका मतलब है कि हमें किसी को मारना नहीं है बल्कि सर्वाइव करना है। और अगर तुम इस कंडीशन में काफी काम रहते हो तो तुम इस चीज को कर भी सकते हो। और जहाँ एक तरफ योनसोल वहाँ पर जो डेड बॉडीज को एनालाइज कर रहा था, तो दूसरी तरफ वहाँ पर लड़ते हुए एक लड़के की नजर भी योनसोल पर पड़ गई थी। हैं? ये लड़का क्या कर रहा है? क्या ये कांगड़ी बलवान काफी देर से चुप रहा था? ये कहने के साथ ही वो बंदा योनसोल की तरफ जो कि उस डेड बॉडी को एनालाइज करने में लगा हुआ था, काफी देर तेजी से योनसोल की तरफ हमला कर देता है, जो अटैक काफी देर तेजी से आते हुए शायद योनसोल को हिट कर जाता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि योनसोल उस अटैक को अवॉइड करने में कामयाब हो चुका था, लेकिन उस अटैक की वजह से योनसोल का बॉक्स टूट चुका था, जिस वजह से उस बॉक्स में मौजूद ग्रैंडपा की तरफ से दिया गया रोब और वो स्वॉर्ड नीचे गिर गई थी। लेकिन दूसरी तरफ वो अटैक करने के बाद वो लड़का उस बॉक्स को लेकर हंसते हुए कहने लगा, अबे तो यहाँ पर ये बॉक्स क्या करने के लिए ले आया था? क्या तो किसी टाइप का फ्यूनरल मर्चेंट है? और जहाँ एक तरफ ये सब कुछ कहते हुए वो बंदा जोर जोर से हंस रहा था, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योनसोल इस चीज की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, क्योंकि वो रोब और स्वॉर्ड योनसोल की बर्थडे पर ग्रैंडफादर की तरफ से दी गई थी, जो दोनों चीजें ही योनसोल के पास ग्रैंडफादर की तरफ से दी गई आखिरी निशानी थी। और इस वक्त उस बंदे का योनसोल पर अटैक करने की वजह से वो दोनों चीजें नीचे गिर चुकी थी, जिस वजह से योनसोल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदा जोर जोर से हंसते हुए दोबारा से योनसोल पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन अचानक से उसके पीछे ही कोई आकर उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। और उस बंदे को खत्म करने के बाद वो लड़का योनसोल की तरफ देखते हुए कहने लगा, मुझे शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे एक यूथलेस बंदे ने दूसरे लोगों की अटेंशन गेन करके मेरे लिए एक फेवर किया है। लेकिन दूसरी तरफ योनसोल उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अपना काम करने में लगा हुआ था, जिस चीज को देख कर पाए तो वो लड़का थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन फिर से हंसते हुए कहने लगा, तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा तेज हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने मार्शल आर्ट्स नहीं सीखे, यानी कि इसका मतलब है कि मैं तुम्हें कहीं भी मार सकता हूँ। और ये कहते हुए उसने अपने पीछे की तरफ से अटैक करते हुए उस बंदे को मार दिया था, जिस चीज को देखकर योनसोल का रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है। लेकिन दूसरी तरफ वो लड़का चीफ इंस्ट्रक्टर को काफी ज्यादा दिलचस्प लगा था, ये कौन लड़का है जो कि मुख्य की लेगेसी कैरी कर रहा है? तो उसके पीछे खड़ा हुआ एक एग्जामिनर उस लड़की के बारे में बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि इस लड़के को मुख्य की तरफ से छोड़ा गया सीक्रेट मैनुअल और स्वॉर्ड मिली थी, लेकिन हाँ, क्योंकि उसने वो मैनुअल खुद ब खुद ही सीखा था, तो इसी वजह से इसकी टेक्निक्स काफी ज्यादा अनपॉलिश्ड हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये मुख्य का सिर्फ इकलौता डिसाइबल है, और बेशक इसकी फाउंडेशन थोड़ी बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी ये 10 लेवल सक्सेसर का काफी ज्यादा ताकतवर कैंडिडेट साबित हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यही यहाँ पर जीतने वाला है। जिन सभी बातों को सुनने के बाद चीफ इंस्ट्रक्टर कहने लगते हैं कि लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा इमेच्योर है, बट एटलीस्ट इन सभी लोगों में से मुझे सिर्फ यही थोड़ा बहुत ताकतवर लग रहा है। जिनकी इस बात के साथ वो एग्जामिनर भी हामी तो करता है, लेकिन इसी के साथ साथ योनसोल की तरफ देखते हुए कह रहा था, लेकिन फिर भी कुछ भी कभी भी हो सकता है। एंड फिर इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उस लड़के ने सभी के सभी लोगों को मार दिया था, लेकिन फिर अगले ही समय योनसोल की तरफ देखते हुए कहने लगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ तुम ही बचे हो, यानी कि इसका मतलब है कि अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो मैं 10 डिमोनिक सेट के सक्सेसर का एक कैंडिडेट बन जाऊंगा। और उस लड़के को इस तरह की बातें करता हुआ देखकर योनसोल बिल्कुल भी नहीं घबराता, और इसी के साथ साथ अपने मन ही मन में सोच रहा था, ये लड़का यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मुझे इसकी वीकनेस के बारे में पता चल चुका है। और काफी देर से उसकी फाइटिंग स्टाइल एनालाइज करने के बाद योनसोल को अपने ऊपर इतना ज्यादा भरोसा हो चुका था कि वो अपनी सोच उठाकर उस लड़के की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जिसे यो अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो लड़का काफी देर से ये कहते हुए, चलो देखते हैं कि तुम्हें क्या क्या आता है, योनसोल पर काफी ज्यादा अटैक्स कर देता है। जिन सभी के सभी अटैक्स को योनसोल डोज करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा कट्स लग रहे थे, जिस चीज को देखते हुए वो लड़का भी जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, तो क्या तू सिर्फ डोज ही कर सकता है? अबे हिम्मत आ तो उस पर हमला कर। लेकिन इस फाइट को देखते हुए पीछे खड़ा हुआ एग्जामिनर अपने मन ही मन में सोच रहा था, पहली नजर में अगर तुम इस चीज को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि वो उसे काफी ज्यादा बुरी तरीके से हरा रहा है, लेकिन अगर तुम इस चीज को गौर से देखो कि वो लड़का फेडरल ब्लो से बचने के लिए एन मौके पर अपनी बॉडी को थोड़ा सा पीछे कर लेता है। लेकिन योनसोल को उसके इतने ज्यादा टेस्ट को इस तरह डोज करता हुआ देखकर वो एग्जामिनर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। क्या इसका मतलब है कि उस लड़के के द्वारा मारी गई उन सभी के सभी डेड बॉडीज को एनालाइज करके उसने उसके अटैक पैटर्न को मेमोराइज कर लिया है? जिन सभी चीजों को देखते हुए वो एग्जामिनर भी योंगसोंग की ऑब्जर्वेशन स्किल की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाता। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उस लड़के के इतने ज्यादा अटैक्स को डोज करने के बाद योंगसोंग काफी ज्यादा थकने के साथ साथ उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा स्क्रैचेस भी आ चुके थे, लेकिन फिर भी उसे प्रोवोक करने के लिए कहने लगा, कितनी पैथेटिक स्वॉर्ड है तुम्हारी, क्योंकि इतने ज्यादा अटैक्स करने के बावजूद भी तुम सिर्फ मेरे गोश्त को ही काट पाए हो। और अचानक से योंगसोंग के मुंह से इस बात को सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो गया। क्या? और योंगसोंग को इस तरह उस लड़के को प्रोवोक करते हुए देखकर वो एग्जामिनर भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था
कि इतने सारे टेस्ट को डोज करने के बाद उसे उस पर एक काउंटर अटैक करना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ प्रोवोक क्यों कर रहा है। और इसी के साथ साथ योंगसोल भी अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि इस तरह की कंडीशन में मैं इस पर प्रॉपर अटैक नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे इसे प्रोवोक ही करना होगा। और दूसरी तरफ उस लड़के पर योंगसोल की प्रोवोकिंग काम भी कर गई थी, क्योंकि वो इस चीज की वजह से काफी गुस्सा होकर योंगसोल पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगा। पहले मैं तेरे साथ थोड़ा बहुत खेलना चाहता था, लेकिन शायद तुझे मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। ऐसे के साथ हम देखते हैं कि उस लड़के को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर योंगसोल काफी ज्यादा इंटेंस होकर उस पर अटैक करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसके पास अटैक करने के लिए सिर्फ एक ही चांस होगा। एंड फिर इसी के साथ हमें बताता है कि इस लड़के ने जितने भी लोगों को मारा था, इसने सिर्फ और सिर्फ उनके वाइटल पॉइंट पर ही हमला किया था, जिन वाइटल पॉइंट्स में भी ज्यादातर हेड या फिर हार्ट होता। और जिस वक्त इसका मर्डरस इंटेंट बढ़ता, इसकी ब्लेड भी ओपोनेंट की अपर बॉडी पर ही हमला करती थी। सो अगर ऐसा है, ये कहते हुए उसने उस लड़की के अटैक को डोज करके, जो कि उसके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उसने उसके सर पर ही किया था, काफी ज्यादा से उस लड़की के नेक पर हमला करने लगता है। जिस जगह पर अटैक करते हुए वो अपने ग्रैंडफादर की बात को याद कर रहा था कि गला एक ऐसी चीज होती है जिसे कि एक वेटरन मास्टर भी ट्रेन नहीं कर सकता, यानी कि अगर कोई बच्चा भी इस जगह पर अपनी पूरी जान लगाकर हमला करे तो वो उस वेटरन मास्टर को मार सकता है। और इस वक्त योंसोल ने उस लड़की की उसी जगह पर हमला किया होता है, जिस वजह से उस लड़की के मरने के साथ ही योंसोल इस जगह पर विजेता होता है। और फिर उस जगह पर खड़ा होते हुए कहने लगा, क्या 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 ये खत्म हो चुका है। और इसी के साथ इस जगह पर योंसोल को जीतता हुआ देखकर वो दोनों भी काफी ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। लेकिन इसी के साथ चीफ इंस्ट्रक्टर खुद को संभालते हुए कहने लगा, मुझे लग रहा था कि मुख्यों की स्वॉर्डमैनशिप जिंदा रहेगी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। ब्लेजिंग सनसेट से योंसोल, तुमने सेकंड टेस्ट पास कर लिया है। जिस चीज को सुनकर योंसोल शायद खड़ा खड़ा ही बेहोश हो चुका था। एंड फिर इसी के साथ अगले सीन में हम देखते हैं कि योंसोल को उसके ग्रैंडफादर बुला रहे थे, जिस पर ग्रैंडफादर भी हंसते हंसते अपने ग्रैंडफादर के पास जाने लगा। लेकिन जब जैसे ही वो अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखता है तो काफी ही ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि वो ग्रैंडपापा नहीं बल्कि उनकी लाश थी। जिस भयानक से सपने को देखकर योंसोल जाग जाता है, और वहाँ पर जागते ही उसने अपने आप को किसी और ही जगह पर पाया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद इधर उधर देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि वो एक शिप में मौजूद है। लेकिन जब उसे अपनी बॉडी में कोई भी पेन फील ना होने लगा तो काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उस लड़के से लड़ने के दौरान उसे काफी ज्यादा इंजरीज हुई थी। लेकिन फिर खुद ही ये चीज अज्यूम करते हुए कि शायद किसी जाने माने फिजिशियन ने मुझे ठीक किया होगा। लेकिन फिर उन दूसरे सभी लोगों को देखते हुए जो कि उसी की तरफ देख रहे थे, अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि ये लोग काफी ज्यादा फैमिलियर नजर आते हैं, और क्या सिर्फ यही लोग उस टेस्ट को पास कर पाए हैं। लेकिन फिर अचानक से उन लोगों में से कुछ लोगों को अजीब तरीके से हंसता हुआ देखकर एक काफी तरह कोड लोग देते हुए कहने लगता है कि कितना ज्यादा कॉम्पिटिशियस लुक है। और योंगसोल अभी इधर उधर देखकर ये सब कुछ अंदाजे लगा ही रहा था, तभी अचानक से हम देखते हैं कि शिप के ऊपर से एक एग्जामिनर उन सभी लोगों को बुलाते हुए कहने लगा, हम सभी लोग नेक्स्ट ट्रायल की डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं, यानी कि द हेल्प पाथ। और इन सभी लोगों का ये टेस्ट एक किस्म के एक आइलैंड पर होने वाला था, जिस आइलैंड पर उतरने के बाद वो एग्जामिनर उन सभी लोगों को उसका पीछा करने को बता देता है। और फिर कुछ केव्स के पास आने के बाद उन सभी लोगों को बताने लगता है कि अब से तुम लोग यहाँ पर रहने वाले हो, जिसी के साथ अपना सभी सामान, कपड़े और वेपन्स हमें दे दो, और जो रोब्स एंड स्वॉर्ड तुम लोगों के लिए तैयार की गई है अब से तुम उसी को यूज करोगे। सो अब तुम यहाँ पर मौजूद किसी भी केव को चुन सकते हो। जिन सभी बातों को सुनने के बाद योंसोल भी अपनी केव को ढूंढने के लिए आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ जब रास्ते में उसने कुछ लोगों को किसी केव के लिए लड़ते हुए देखा तो अपने मन ही मन में कहने लगता है, जे चेक पॉइंट पर हम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ देखने के बाद भी इन लोगों के पास इस जैसे किसी चीज के लिए लड़ने का टाइम भी है। लेकिन वैसे के साथ उन सभी लोगों के फैंसी ड्रेसेस के देखते हुए अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि क्या इसका मतलब है कि मेरे अलावा सेकंड ट्रायल को पास करने वाले सभी के सभी लोग ज्यादातर नोबल फैमिली से हैं। और अगर अब मैं इस बारे में सोचूं तो इसका मतलब है कि सेकंड ट्रायल का असली मकसद उन लोगों को हमसे अलग करना था, जो कि काफी ज्यादा आसानी से मारे जाते हैं। योंसोल अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था, तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो एग्जामिनर योंसोल के पास आते हुए कहने लगा, क्या अभी तक तुमने कोई केव नहीं ली। और अचानक से अपने पीछे से किसी की आवाज को सुनकर योंसोल काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। लेकिन वो एग्जामिनर योंसोल का नाम लेते हुए उसे कह रहा होता है कि योंसोल इस वक्त सोचने का टाइम नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके एक अच्छी सी केव ढूंढ लो। और इसी के साथ साथ वो एग्जामिनर अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये बच्चा सेकंड ट्रायल को पास कर जाएगा, लेकिन चूंकि इसने वो ट्रायल पास कर लिया था तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर कौन सी केव चुनता है। अपने मन में ये सोचने के बाद वो योंसोल को दोबारा से कहने लगता है कि हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो जल्दी से जल्दी अपनी एक केव चुन लो। तो योंसोल एक काफी ज्यादा छोटी सी एंट्रेंस वाली केव चूज कर लेता है, जिस केव में से काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग चीज निकल रही थी। और योंसोल को इस तरह की किसी केव को चुनता हुआ देखकर वो एग्जामिनर भी अपने मन ही मन में कह रहा था कि ये इस तरह की किसी डिस्कस्टिंग केव को कैसे चुन सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ये कहते हुए भी उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, और योंसोल की तरफ देखते हुए एक स्माइल के साथ कहने लगता है कि जैसा कि एक प्रोडिजी से एक्सपेक्टेड था। और इस एग्जामिनर का योंसोल की चॉइस पर इस तरह मुस्कुराने का रीजन ये होता है कि बेशक इस केव का एंट्रेंस काफी ज्यादा छोटा है और उसके अंदर से काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग चीज निकल रही है, लेकिन इसी
इसी के साथ ये केव अंदर से इतनी ज्यादा ब्रॉड है कि यहाँ पर आसानी से किसी और टेक्निक को प्रैक्टिस किया जा सकता है, जिसके के साथ साथ जितनी ज्यादा केव के अंदर छोटी होती है उस पर एम्बुश का खतरा भी कम होता है। और फिर उसे ये कहता है कि चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। वो एग्जामिनर वहाँ से चला जाता है और फिर इसी के साथ अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उन सभी लोगों के न्यू यूनिफॉर्म डालने के बाद वो एग्जामिनर उन सभी लोगों को बताने लगता है कि इस आइलैंड पर 10 मार्शल हाल्स हैं, जहाँ जाकर तुम 10 ग्रेट मार्शल मास्टर्स की मार्शल आर्ट्स को सीख सकते हो। और अब ये तुम पर ही है कि तुम उन सभी हाउस की मार्शल आर्ट को सीखो या फिर सिर्फ किसी एक ही मार्शल आर्ट को सीखो। और इसी के साथ साथ तुम सभी लोगों का शेड्यूल पूरी तरह से फ्री है, जिस वक्त मर्जी सो जाओ, जिस वक्त मर्जी खेल लो या फिर अकेले में अपनी टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर लो, यानी कि तुम्हारा जो भी मन करता है वो करो। जिन सभी बातों को सुनते हुए योंग काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन ही मन में सोच रहा था कि ये काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि जैसे कि ये बार बार इस जगह को हर कंसीडर कर रहा है तो इस जगह पर ट्रेनिंग आराम से तो नहीं होने वाली। लेकिन उस एग्जामिनर की उन सभी बातों को सुनने के बाद वहां पर मौजूद बाकी सभी लोग 5 स्टार स्पोर्ट हॉल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और उन सभी लोगों को उस हॉल की तरफ जाता हुआ देखकर योंग में बताता है कि बहुत सारे लोग 5 स्टार स्पोर्ट हॉल में इस तरह से जा रहे हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उस हॉल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेट मार्शल मास्टर की टेक्निक्स को सिखाया जाता है। लेकिन क्योंकि योंग यहाँ से पहले किसी भी मार्शल आर्ट को नहीं सीखा था तो वो पहले किसी बेस्ट मार्शल आर्ट को सीखने से पहले किसी बेस्ट टेक्निक को सीखना चाहता था, तो इसीलिए वो बाकी सभी लोगों से उल्टा किसी और मार्शल आर्ट की तरफ जाना शुरू कर देता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हम देखते हैं कि योंग एक छोटे से घर के सामने आ जाता है, जिस घर की टूटी फूटी हालत को देखने के बाद योंग अपने मन ही मन में कहने लगा कि क्या सच में ये एक मार्शल हॉल ही है। और फिर इसी के साथ हमें पता चलता है कि योंग नांगिया पवेलियन में मौजूद है, जहाँ हमें बताया जाता है कि नांगिया पवेलियन में 10 ग्रेट मार्शल मास्टर्स की टेक्निक को सिखाया तो जाता है, लेकिन किसी वजह से इसने अपनी जगह को खो दिया है। लेकिन फिर भी पास में इस पवेलियन ने काफी ज्यादा ताकतवर लोगों को प्रोड्यूस किया हुआ है और योंग को इसके बारे में इस वजह से पता है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने इसे इस बारे में बताया था। खैर अपने मन में ऐसा कुछ सोचने के बाद जैसे योंग ने कहा कि क्या यहाँ पर कोई है तो अचानक से ग्राउंड काफी ज्यादा अजीब से तरीके से शेक करने लगा, जिस चीज की वजह से पहले तो योंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी से हमें पता चलता है कि ग्राउंड के हिलने की वजह कुछ और नहीं बल्कि उसके नीचे एक बंदा था जो कि जमीन से अचानक से अपनी मुंडी बाहर निकाल कर योंग को एक किस्म से डराते हुए कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर 10 ग्रेट मार्शल मास्टर की टेक्निक को सीखने आए हो। एंड फिर इसी के साथ हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि नांगिया पवेलियन का सीक्रेट हाल मास्टर साउ है। और अचानक से हाल मास्टर को जमीन से अपनी मुंडी बाहर निकालता हुआ देखकर पहले तो योंग काफी तरह डर जाता है, लेकिन फिर अचानक से उन्हें ग्रीट करते हुए कहने लगा, मैं नांगिया पवेलियन में इसकी मार्शल आर्ट सीखने के लिए आया हूँ। लेकिन योंग की बॉडी को देखने के बाद साहू उसे सिखाने से मना कर देता है, अबे चल चल मैं नहीं सिखाने वाला और तेरे जैसे कागड़ी को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अचानक से योंग कहने लगता है कि मैंने सुना था कि नांगिया पवेलियन की मार्शल आर्ट को मास्टर करने के बाद कोई भी पर्सन दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वाइडैरिटी हासिल कर सकता है। तो हाल मास्टर साहू योंग की बात पर हामी बनने के साथ साथ उसे ये भी बताने लगते हैं कि तुम्हें इस डाइंग मार्शल आर्ट के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन बड़े बड़े प्रोडिजीज भी इस टेक्निक की ट्रू मीनिंग्स को नहीं समझ पाते क्योंकि हमारी टेक्निक बॉडी को रिमॉडलिंग करने से स्टार्ट होती है और अगर तुम्हारी जैसा कोई पर्सन इस तरह की बॉडी के साथ ये ट्रेनिंग करेगा तो तुम एक ही दिन में मारे जाओगे, सो इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन हाल मास्टर की इन सभी बातों को सुनने के बाद भी योंग उनके सामने झुकते भी उन्हें अपना मास्टर कंसीडर कर लेता है और योंग को उसके सामने इस तरह झुकता हुआ देखकर हाल मास्टर साहू से पूछने लगते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो योंग जो कि उनके सामने झुका हुआ था वो उन्हें कहने लगता है कि क्योंकि आप मुझे इस टेक्निक को सिखा रहे हो तो एज अ डिसाइबल मुझे आपके सामने झुकना ही होगा। और अब योंग की इस बात को सुनने के बाद हाल मास्टर साहू भी इसका कुछ नहीं कर पाते और फिर आहिस्ता करके जमीन से बाहर निकलते हुए कहने लगे, फाइन मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, लेकिन इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम्हारे इंसिस्ट करने की वजह से मैं तुम्हें ये सिखाने वाला हूँ, क्योंकि बस डिमोनिक हॉल की तरफ से ऑर्डर आया है तो मुझे तुम्हें ये सिखाना ही होगा। जो सब कुछ बताने के बाद उसे अपना इंट्रो देते हुए बताने लगता है कि तुम आज के बाद मुझे मास्टर साहू कहोगे। जिस पर जब योंग भी उसे अपना इंट्रो देने लगा तो वो उसे रोकते हुए कहने लगता है कि आज के बाद तुम ट्रेनिंग नंबर 1 होगे, क्योंकि फजूल की बकवास करके टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए कि अभी से तुम्हारी ये ट्रेनिंग शुरू होती है, अपने हाथ में किसी एनर्जी को इकट्ठा करके योंग की आइस के नीचे हिट कर देता है, जिस चीज की वजह से योंग काफी तरह हैरान तो होता है, लेकिन तभी तरह से हाल मास्टर साहू से बताने लगते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस इस पेविलियन की एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी साइड को थोड़ी देर के लिए सील किया है, जो चीज ही 20 पाथ को सीखने का सबसे ज्यादा नेसेसरी प्रोसीजर होता है। जिस पर योंग का काफी तरह हैरान होकर पूछने पर कि 20 पाथ ये क्या होता है, तो हाल मास्टर साहू से बताता है कि ये एक ऐसी मार्शल आर्ट है जो कि न सिर्फ तुम्हारे सभी के सभी सेंसेस को मैक्सिमाइज करती है बल्कि इसी के साथ साथ तुम्हें ये एक 20 जैसे रिफ्लेक्सेस भी देती है। और इसी के साथ साथ हमारे स्कूल में मौजूद बाकी सभी मार्शल आर्ट से उल्टा ये एक ऐसी मार्शल आर्ट है जिसे कि प्रैक्टिस करने वाला प्रैक्टिशनर खुद ही लाइनमैन हासिल करके सीख सकता है, जिस चीज की वजह से इस टेक्निक
तरीका सिर्फ बेसिक सीखना ही दूसरी किसी एडवांस मार्शल आर्ट को सीखने से ज्यादा मुश्किल होता है, और इसी चीज की वजह से साल दर साल इस मार्शल आर्ट को सीखने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। जॉनसन को ये सब कुछ बताने के बाद अचानक से अपनी बॉडी से काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हुए बताने लगता है, हाउएवर अगर तुम इस टेक्निक को सीख जाते हो तो तुम लिटरली एक वाइल्ड बीस्ट के सेंसेस एक्वायर कर लोगे। लेकिन एट द एंड ये बात भी ऐड करता है कि बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस करना शुरू तो करते हैं लेकिन इस पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही मारे जाते हैं। एंड फिर योंगसुल के काफी ज्यादा करीब जाकर उसे ये भी बताता है कि एक अंधा बनने के बाद इर्द गिर्द के माहौल में सेटल होने के लिए तुम्हें तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। सो फिर मिलते हैं 1 घंटे के बाद। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि हाल मास्टर साहू की वहां से चले जाने के बाद योंगसुल अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि ऐसा कहा जाता है कि जब तुम्हारी आंखें चली जाती हैं तो तुम्हारे दूसरे सभी सेंसेस शार्प हो जाते हैं, लेकिन असली पॉइंट ये नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि मेरी बॉडी का इस चीज को अडॉप्ट करने में पूरा 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन क्योंकि योंगसुल को ये काफी ज्यादा स्लो लग रहा था तो वो खुद ही हाथ पांव मारते हुए इर्द गिर्द की चीजों को महसूस करना शुरू कर देता है। और योंगसुल ये चीज इसलिए इतनी ज्यादा जल्दी सीखना चाह रहा है क्योंकि बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट डीमन सक्सेसर बनने के लिए एक दूसरे को टारगेट भी कर सकते हैं, और अगर इस कंडीशन में योंगसुल पर हमला हो जाता है तो उसका बचना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन तभी सर से अपने पीछे किसी को महसूस करके पीछे की तरफ मुड़ना तो चाहा, लेकिन अपने ही पैर से टकरा कर नीचे गिर जाता है। और इस वक्त योंगसुल के पीछे कोई था तो नहीं, लेकिन अगर इसके पीछे कोई होता और अगर उस वक्त ये इस तरह नीचे गिरा होता तो शायद ये मारा भी जा सकता था। जिस इसको रियलाइज करके योंगसुल पे अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि क्योंकि अब मेरी नजर जा चुकी है तो इसीलिए इस वक्त मेरे सेंस ऑफ बैलेंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। खैर फिर इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि हाल मास्टर साहू अपनी नींद पूरी करके बाहर की तरफ आते हुए अपने मन ही मन में कह रहे थे वो बच्चा यकीनन इर्द गिर्द की ठोकरें खा रहा होगा। लेकिन जब जैसे उसने योंगसुल को देखा जो कि वहाँ पर किसी अजीब तरीके से मूवमेंट कर रहा था, काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन ही मन में कहने लगता है कि ये बच्चा काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि नॉर्मली जब किसी की आंखें चली जाती हैं तो थोड़ी देर सब्र करता है ताकि उसके दूसरे सेंसेस अवेकन हो जाएं, लेकिन ये बच्चा तो इस कंडीशन में होने के बावजूद भी अपना ओपोनेंट इमेजिन करके उससे फाइट कर रहा है। सो शायद इसी चीज की वजह से ये बच्चा काफी जल्दी सीख रहा है। ये सब कुछ कहते कहते अचानक से ये अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए काफी पुरजोश होकर कहने लगा, क्योंकि अब तुम इससे यूज्ड टू हो चुके हो तो अब मेरी स्वॉर्ड को डोज करके दिखाओ। ये कहते हुए वो सामने की तरफ योंगसुल पर हमला कर देता है। फिर इसी के साथ से शिफ्ट होता है और हमें पूरे 3 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि योंगसुल की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन इतनी ज्यादा गंदे तरीके से इंजर्ड होने के बाद भी दोबारा से ट्रेनिंग के लिए खड़ा होने लगता है। लेकिन फिर अगेन हाल मास्टर साहू के उस अटैक को डोज नहीं कर पाता और नीचे गिर गया, जिस चीज को देखते हुए अब तो हाल मास्टर साहू भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। अब तो पूरे 3 दिन हो चुके हैं और अब तो इस ट्रेनिंग मेथड के बारे में इसे सवाल करना भी शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन ये तो चुपचाप मेरे हमलों को इंड्योर किया जा रहा है। और फिर योंगसुल से पूछ ही लेता है कि तुम मुझसे कुछ पूछ क्यों नहीं रहे, और क्या तुम्हें क्यूरियोसिटी नहीं हो रही कि मेरे अटैक को कैसे डोज करना है, या फिर मेरा तुम पर अटैक करने का इस टेक्निक से क्या रिश्ता है। जिस पर योंगसुल थोड़ा सा हैरान तो होता है, लेकिन फिर उसे ये बताते हुए कि तुमने ही तो कहा था कि लैंगिया पेविलियन की टेक्निक को सीखने के लिए खुद ही अलाइनमेंट हासिल करना पड़ती है, तो इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारा मुझ पर अटैक करने का कोई ना कोई रीजन तो होगा ही। अब योंगसुल की इन सभी बातों को सुनने के बाद हाल मास्टर साहू भी थोड़ा सा हैरान हो गया था, लेकिन फिर उसे ये बताने के बाद कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, काफी ही ज्यादा पुरजोश होकर दोबारा से योंगसुल की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार योंगसुल अपनी तरफ बढ़ते हुए उस अटैक को महसूस कर पा रहा था, लेकिन क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा एजिलिटी नहीं थी कि वो उस अटैक को डोज कर पाए, तो इसीलिए वो हाल मास्टर साहू के उस अटैक को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। जिस अटैक को ब्लॉक करने में योंगसुल को तो काफी ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ योंगसुल को इस तरह इस अटैक को ब्लॉक करता हुआ देखकर हाल मास्टर साहू काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। क्या अभी इस बच्चे ने साउंडलेस स्वॉर्ड टेक्निक को ब्लॉक कर लिया, वो भी सिर्फ 3 दिनों में। लेकिन फिर एट द नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं कि उस अटैक को ब्लॉक करने की वजह से योंगसुल काफी ज्यादा दूर फेंका गया था, और अभी काफी ज्यादा मायूस होकर अपने मन ही मन में ये सोच ही रहा था कि क्या किसी के अटैक को ब्लॉक करना ही इतनी ज्यादा मुश्किल होता है। तभी अचानक से हाल मास्टर साहू उसे कुछ पीने के लिए दे देते हैं, जिस पर योंगसुल भी उनका शुक्रिया अदा करते हुए उस चीज को पी लेता है। लेकिन जब जैसे उसने उस चीज को पिया जिसे कि वो कब से पानी समझ रहा था, तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया, नहीं ये पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अचानक से मेरी बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी आ चुकी है और जितना भी खून मैंने पिछली बैटल्स के दौरान खोया था वो दोबारा से रिप्लेनिश हो गया है। सो आखिरकार ये है क्या चीज। और जहाँ एक तरफ योंगसुल अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाल मास्टर साहू भी अपने मन ही मन में सोचने लगे द सेलेस्टियल स्प्रिंग वाटर, जिसे कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी संभाल कर रखा, मुझे यकीन है कि वो इस बच्चे पर जाया नहीं होगा, क्योंकि आज मेरा इंतजार खत्म होता है, बिकॉज फाइनली मैं दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट प्रोडिजी को मिल चुका हूँ।